हेलो। आवाज आ रही है बच्चों? लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? क्वेश्चंस देखे थे। गैमीट फॉर्मेशन कैसा होता है ये समझा था। गैमीट फॉर्मेशन में फर्स्ट का क्या आ रहा है? 1/4 आ रहा है। और सेकंड का 0। और इसका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैमेट? थर्ड,
देखो इधर देखते हैं फर्स्ट का। कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, इन ह्यूमन बोथ मेल एंड फीमेल हैव सिमिलर ऑटोसोमल जीनोटाइप। मेल एंड फीमेल ऑटोसोमल पे जो जीन्स हैं, ऑटोसोम्स पे वो क्या है, सेम है। स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर भी क्या है, स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। और दोनों के अंदर एक्स लिंक्ड जीन भी है। और मेल में एक एक्स होता है, एक वाई होता है। फीमेल में दोनों एक्स होता है। और एक्स लिंक्ड जीन कौन सा है, स्मॉल एच। तो एक्स के ऊपर स्मॉल एच से जीन है। ठीक है ऐसा। अब हमें पूछा है कि ये इंडिविजुअल भी गेमिट बनाएगा, ये भी गेमिट बनाएगा। तो मेल में गेमिट जो बनेंगे, उन गेमिट में स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल एच आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो क्या लाना है, स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल एच। तो इधर से स्मॉल आर आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/1, मतलब 1 रहेगी, है ना। इधर से कैपिटल टी आने की 1/2। इधर से इन दोनों में से स्मॉल एच आने की प्रोबेबिलिटी, जहां एक्स जाएगा वहीं आएगा स्मॉल एच। तो कितना रहेगा, 1/2। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। इस तरीके से। ठीक है। अब फीमेल में क्या पूछा है, क्या लाना है, जीनोटाइप तो बना लिया है हमने, कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल एच लाना है। इधर से कैपिटल आर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। स्मॉल टी 1/2। स्मॉल एच, दोनों एक्स भी आएगा गैमेट में तब भी स्मॉल एच आएगा, और ये आएगा तब भी स्मॉल एच आएगा। तो कितना आएगा, 1 आएगा ना, 100% स्मॉल एच आएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है। और गैमिट में हम जानते हैं कि गैमिट में एक भी, हर एक क्रोमोसोम एक एक बार ही मिलता है। हमारे पास तो क्रोमोसोम नंबर 1 2 टाइम्स है, क्रोमोसोम नंबर 2 भी 2 टाइम्स है, हम डिप्लॉयड है। लेकिन जब गैमेट बनाएंगे तो हेप्लॉइड हो जाएगा। तो हर एक क्रोमोसोम क्या होगा, एक एक बार ही मिलेगा। तो फिर कभी भी दो एलील तो मिल ही नहीं सकते, दो। हर एक जीन का क्या मिलेगा, एक एक एलील ही मिलेगा, मिलेगा ना। इसलिए यहाँ सिंगल एलील सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ रॉन्ग हो गया ना, कैपिटल जी स्मॉल जी, दो जी नहीं आ सकते हैं गेमेट में, क्योंकि एक क्रोमोसोम ही होता है उसमें। यहाँ पर तो सभी दो दो है, तो रॉन्ग ही है। ये क्या है, करेक्ट है। स्मॉल आर आ सकता है, कैपिटल टी आ सकता है, स्मॉल एच आ सकता है, कैपिटल जी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हर एक जीन का एक ही कॉपी मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि गेमेट में क्या होता है, ह्यूमन की अगर बात करें तो हर एक क्रोमोसोम एक एक बार ही मिलता है। हमारे ऑर्गेनिज्म में, हमारी सेल्स में, बॉडी सेल्स की बात करें, गेमेट को छोड़ दे, तो हर एक क्रोमोसोम दो दो बार मिलता है। हम डिप्लॉयड है, इसलिए हर एक जीन की कितनी कॉपी मिलती है, दो दो बार। वो सिमिलर भी हो सकती है और डिसिमिलर भी हो सकती है। लेकिन गैमेट में तो हर एक जीन की एक एक कॉपी ही मिलेगी ना। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा रहेगा, ये वाला, थर्ड वाला। हर एक लेटर एक एक बार ही आना चाहिए, दो बार नहीं आना चाहिए। तो गैमेट्स कैसे बनते हैं, जीनोटाइप को देख करके आपको समझ में आ गया है। हुँ? हाँ हाँ, कॉमा लगाना ही चाहिए, मैंने लगाया नहीं। तो जीनोटाइप कैसा भी दे दिया जाए, आप गैमेट निकाल सकते हो, गैमेट आप बना सकते हैं। अगर सारे गैमेट्स बनाने हैं तो फिर तो फोर लाइन मेथड का यूज कर सकते हैं। और अगर कोई सा एक गैमेट देखना है तो फिर तो डायरेक्ट ही अपन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर लिख सकते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि हर एक गेमेट क्या होता है, एक एक गेमेट में हर एक क्रोमोसोम एक एक बार होता है, इसलिए एलील भी क्या होगा, एक एक बार ही होगा। मतलब कोई सा भी लेटर टू टाइम्स नहीं लिखेंगे। अगर लेटर आपने टू टाइम्स लिख दिया तो ये क्या हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर में प्रेजेंट रहेगा ना। तो पेयर तो होती ही नहीं होमोलोगस क्रोमोसोम की, हर एक क्रोमोसोम एक बार मिलता है। चलिए ये तो हमने समझ लिया गैमेट्स फॉर्मेशन कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे पनेट स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा, पनेट। फर्स्ट हमने सम जेनेटिकल टर्म्स पढ़ा था, सेकेंड गैमेट फॉर्मेशन पढ़ा था, और अब थर्ड पे आए हैं पनेट स्क्वायर क्या होता है उसे समझना है। पनेट स्क्वायर या पनेट बॉक्स। ये एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे, उन्होंने दिया था। एक बार क्वेश्चन भी आया था कि पनेट कहाँ से हैं, तो ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट होते हैं, रेजिनाल्ड कर्नल पेनेट है नाम, पेनेट नाम है इनका। आप सिर्फ पेनेट लिखो, ठीक है। इट वाज गिवन बाय रेजिनाल्ड सी पेनेट। ये दिया था इन्होंने। इन्होंने क्या लिया था, ये बॉक्स बनाते हैं स्क्वायर, ये आप जानते भी होंगे मुझे लगता है। इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ to calculate probability of all possible genotypes. Of offspring in given cross या in a genetic cross. Usually देखो बहुत बार तो क्या होता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन अगर आपको अच्छे से क्लियर है ना, तो कॉन्सेप्ट वैसे ही समझ में आ जाता है। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर यूनिट्स क्लियर हो तो क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से बायोलॉजी में क्या होना चाहिए, डेफिनेशंस क्लियर होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, वैसे ही समझ में आ जाता है। क्या लिखा है हमने, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट probability of all possible genotypes of offspring in genetic cross। जेनेटिक क्रॉस कर रहे हैं, देखो एक क्रॉस करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये मेल इंडिविजुअल लिया और ये फीमेल लिया, ठीक है। इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों का। अब ये गेमिट्स बनाएंगे, ये भी गेमिट्स बनाएंगे, और गेमिट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो क्या क्या पॉसिबल्स जीनोटाइप्स आ सकते हैं ऑफस्प्रिंग में,
उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, किस जीनोटाइप की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, उसको कौन दिखाएगा, पनेट बॉक्स। कैसे? आप मुझे बताओ, ये इंडिविजुअल कितने गैमेट बना सकता है? दो टाइप की बना सकता है। बना तो बहुत सारे सकता है, लेकिन कितने टाइप की बना सकता है? दो टाइप के, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और मेल इंडिविजुअल के जो गैमेट्स हैं उसको हम कहां लिखते हैं? हॉरिजॉन्टली लिखते हैं। ठीक है, ये मेल इंडिविजुअल है, इसके गैमेट्स को क्या लिखेंगे? हॉरिजॉन्टली। यहां लिख दिया कैपिटल टी और यहां क्या लिख दिया? स्मॉल टी। और फीमेल इंडिविजुअल के गैमेट्स को कहां लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल। ये भी कितने टाइप के गैमेट बना रही है? टू टाइप के। तो 2x2 का बॉक्स बनेगा। 2x2 का बॉक्स बनेगा मतलब 4 उसमें छोटे छोटे से ऐसे बॉक्स रहेंगे, ऐसे इस तरीके का। अब ये बॉक्स क्या बताएगा कि अगर मान लो इन्होंने भी गैमेट बनाया, इन्होंने भी गैमेट बनाया, इसका कैपिटल टी इसके कैपिटल टी से फ्यूज हो सकता है, तो क्या कंडीशन आ सकती है ऑफस्प्रिंग में? कैपिटल टी कैपिटल टी। अगर ये इससे फ्यूज हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इससे फ्यूज हुआ तो, और ये इससे स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये क्या है? ये ऑफस्प्रिंग बन सकती है। जो ऑफस्प्रिंग होगी उसमें कैपिटल टी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। कैपिटल टी स्मॉल टी आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 2/4। और ये कितनी रहेगी? 1/4। तो हमने इससे क्या किया? कैलकुलेट किया। क्या किया? कैलकुलेट। क्या किया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। आ रही बात समझ में? अच्छा, अगर इन दोनों इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस लगेगी तो पहला बर्थ होगा, फर्स्ट बर्थ। तो फर्स्ट बर्थ के टाइम पे ये आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ये आने की प्रोबेबिलिटी बच्चे में 2/4 है, ये आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। सेकेंड बर्थ होगा फिर, तो सेकेंड बर्थ के टाइम पर भी ये आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। ऐसा नहीं कि पहली बार ये आ गया तो फिर ये दो ही बचे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा इसका मतलब कि चार बच्चे हैं, पहले का ये होगा, दूसरे का दो का ये होगा, एक का ये होगा, ऐसा नहीं। हर एक बर्थ पे ये प्रोबेबिलिटीज रहती है। जैसे हर एक बर्थ पे सन और डॉटर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहती है, तो ठीक उसी तरीके से हर एक बर्थ पे, पहले बर्थ पे पता चला कि ये आया, सेकेंड बर्थ पे फिर ये आ सकता है, थर्ड बर्थ पे फिर ये आ सकता है। अरे बस समझ में? तो इस तरीके से हर एक बर्थ पे क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो ये दिखा रहा है। अच्छा, अगर जीनोटाइप ऐसे बने हुए हो, स्मॉल ए कैपिटल बी, और एक है कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है। और ये क्या है? फीमेल, और ये क्या है? मेल। आप मुझे बताओ कितने बाई कितने का बॉक्स बनेगा? रो कितनी बनाए? और रो कितनी बनाए? और रो बनेगी, रो कैसे बनती है? जितने फीमेल गैमेट होता है। रो कितनी बनती है? फीमेल गैमेट जितने होंगे उतनी तो रो बनेगी ना। 1 रो, 2 रो। तो यहां पर फीमेल गैमेट कितने बन रहे हैं? दो फीमेल गैमेट बन रहे हैं। फीमेल गैमेट कल बताया था मैंने, सिखाया था आपको फीमेल गैमेट कितने टाइप के बनेंगे। फीमेल गैमेट कितने टाइप के बनेंगे? एक टाइप का। वेरी गुड। एक ही टाइप का बनेगा ना, कल सिखाया था मैंने आपको। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? एक टाइप का बनेगा। भाई कैसे देखेंगे? ये होमोजेगस कंडीशन है भाई, हेट्रोजेगस तो है ही नहीं। 2 की पावर 0, तो कितना बनेगा? 1 बनेगा ना। और देखना चाहते हैं तो लाइन खींचेंगे, स्मॉल ए, फिर लाइन खींचेंगे, कैपिटल बी, फिर टोटल क्या आ जाएगा? यही वाला तो गैमेट बनेगा। तो गैमेट बनाने में मिस्टेक नहीं करनी है, इसलिए पहले मैंने क्या सिखाया आपको? गैमेट कैसे बनाना रहता है।
वरना फिर मिस्टेक हो जाएगा। कैसे बनाएंगे बनैड बॉक्स? तो चलिए, ये गैमेट बनाया, तो जितने गैमेट ये फीमेल गैमेट बनते हैं उतनी ही क्या बनती है, रो बनेगी। अच्छा, ये कितने टाइप के गैमेट बनाएगा अब बताएं? फार्मूला भूलना नहीं, ये गैमेट हर बार बनाना पड़ेगा क्योंकि क्रॉसेस ही करना है शिफ्टर में। दो टाइप के। अच्छा, देखना चाहते हैं तो पहले फॉर्क बनाए, कैपिटल ए। समझ में ना आए ना कि कैसे गैमेट बनेंगे क्या बनेंगे, तो इसे फॉर्क बना के देख लिया। और फिर क्या करेंगे, होमोजेगस कंडीशन है, स्मॉल बी स्मॉल बी, क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसे हो जाएंगे। तो ये दो कॉलम बनेंगे, है ना, ऐसे दो क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे। वैसे रो एक है और कॉलम दो है, इस प्रकार का एक बॉक्स बनेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या आ सकती है ऑफ स्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी बताओ? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और क्या आ सकता है, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/2। ये आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। ध्यान रखना आपने। चलो एक बार और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। गैमेट बनाते आना ही चाहिए, मिस्टेक गैमेट बनाने में नहीं होना है, तभी ये बॉक्स बना पाएंगे, तभी प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे, वरना सब मिस्टेक हो जाएगा अगर गैमेट नहीं आएगा तो। चलो देखते हैं, ये फीमेल लिया और ये मेल, ये लिया हमने कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये लिया है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। आप मुझे बताओ रो कितनी बनेगी? रो 4 बनेगी क्या? कैसे बताया आपने? जितने फीमेल गेमेट्स हैं, फीमेल गेमेट्स कहाँ लाई करते हैं, वर्टिकली, और वर्टिकली जो लाई करेगा वो क्या बनाएगा, रो बनाएगा। और कॉलम कितने बनेंगे, दो बनेंगे, क्योंकि मेल गेमेट कितने बनेंगे, दो। अच्छा, ऐसे गेमेट बनाना है तो कैसे देखेंगे? ऐसे करके फटाफट देख सकते हैं अगर समझ में ना आए तो। ऐसे करके कल बताया था आपको, इस तरीके से क्या बन जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, और क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, और क्या बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी, और क्या बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। ऐसे देख सकते हैं। यहां बताओ क्या बनेगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, से लिखेंगे तो ये आ गया, ये आ गया, दो टाइप के बन जाएंगे। और अगर आपको देखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कौन सी ऑफ स्प्रिंग क्या बनेगी, किसमें कितने जीनोटाइप आ सकते हैं, कौन सा जीनोटाइप आएगा, तो ये सब इसको लिख देना मिला मिला यहाँ पर ऐसे। ये सब क्या दिखा रहे हैं यहाँ जो आएगा, ये दिखा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस हो तो ऑफ स्प्रिंग में ये जीनोटाइप आ सकते हैं, और हर एक बर्थ पे वो जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं कि पहले बर्थ पे ये आ गया तो दूसरे पे नहीं आएगा, वही की वही प्रोबेबिलिटी हर एक बर्थ पे बनी रहेगी। ध्यान से समझना इसको, ठीक है, आगे काम में आएगा। चलिए लिख लीजिए आप। सर गैमिट कैसे बनेगा नहीं समझ में आ रहा है, कल क्लास में था। हाँ, तो क्लास में नहीं रहोगे तो कैसे समझ में आएगा? मोनोप्लॉइडी का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और हैप्लॉइडी का मतलब होता है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म अगर होता है
तो मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी सेम होता है, क्योंकि हाफ बोलो या सिंगल सेट बोलो डिप्लॉइड के लिए सेम है। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म टेट्राप्लॉइड है तो हाफ हो जाएगा 2x, हैप्लॉइड हो जाएगा 2x या 2n, और मोनोप्लॉइड तो n ही रहेगा। अब आपको सिर्फ याद करने वाला टॉपिक आया है, ठीक है, मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। लिख लिया उधर का? हाँ, ये भी पूछेंगे, तो पूरा याद करने का ही आज लेक्चर है। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो अभी याद हो जाएगा आपको, सिंपल है। पहले 12th में भी तो पढ़ा होगा। मेंडलिज्म क्या होता है? मेंडलिज्म मतलब हमने जेनेटिक्स को 3 डिफरेंट एरा में डिवाइड कर रखा है, टाइम पीरियड में डिवाइड कर रखा है। मेंडल ने जो वर्क किया था उसके पहले को प्री मेंडलिज्म बोलते हैं। उसके पहले भी साइंटिस्ट लोगों ने काम किया था, ऐसा नहीं कि मेंडल ने ही पहले काम किया। पहले साइंटिस्ट लोग भी ये
उन्होंने भी काम किया था, लेकिन सक्सेस नहीं उनको मिली थी, सही प्रिंसिपल्स नहीं उन्होंने दिए थे, लेकिन उनको हम पढ़ते भी नहीं है प्री मेंडलिज्म में जो भी बताया गया था, क्योंकि सब गलत था। ठीक है, फिर मेंडलिज्म का टाइम आया। मेंडलिज्म का टाइम है 19th सेंचुरी। 1800 प्लस होता है तो क्या बोलते हैं, 19th सेंचुरी। ये तो पता है ना आपको, ऐसा नहीं कि 1900 प्लस को 19th सेंचुरी बोलता है। 1800 में कुछ हो रहा है, 1810, 1856, 1800 कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, 19th सेंचुरी। तो कब मेंडलिज्म का पीरियड कौन सा है, 19th सेंचुरी का। 1800 में 1856 से लेके 1863 तक उन्होंने वर्क किया था। उसके बाद में मेंडल के बाद में भी कुछ, फिर मेंडल की जो लॉज वगैरह प्रिंसिपल्स वगैरह है उनमें भी कुछ एक्सेप्शंस आए, तो उसके बाद भी साइंटिस्ट लोगों ने काम किया, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पोस्ट मेंडलिज्म। तो 3 एरा है, मेंडल ने बहुत अच्छा वर्क किया था, इसलिए उनके नाम के बेसिस पर 3 एरा बना दिए। प्री मेंडलिज्म में जो भी बातें बताई थी वो ठीक नहीं थी इनहेरिटेंस को समझने के लिए, इसलिए उसको अपन पढ़ते भी नहीं है। अपन कौन सी चीज पढ़ेंगे, मेंडल के बारे में मेंडलिज्म पढ़ेंगे, और उसके बाद में पोस्ट मेंडलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेंडल ने इतना बढ़िया काम किया था, इसलिए उनके बारे में भी समझ में आना चाहिए थोड़ा सा। बोर्न ऑन 22 जुलाई 1822, कहां पर, साइल्सियन विलेज, हेंजेंडॉर्फ स्टेट इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया। स्टेट का नाम क्या है, जैसे अपना राजस्थान है, यहां पर अपन है, तो वैसे क्या है, हेंजेंडॉर्फ स्टेट, और विलेज का नाम क्या है, साइल्सियन। काफी मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो जॉब कर, मिडिल फैमिली से जो हम जैसे हैं तो जॉब ही करेंगे ना, तो बिजनेस तो करेंगे नहीं। तो मिडिल फैमिली से है तो जॉब करने के लिए बर्थ तो यहाँ हुआ था, बोर्न तो यहाँ हुए थे, लेकिन एक ब्रून सिटी है थी ऑस्ट्रिया में, वहां पर गए और वहां पर टीचर थे। ठीक है, और क्या पढ़ाते थे, फिजिक्स और मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस आजकल क्या बोलते हैं, नेचुरल साइंसेस को बायोलॉजी बोलते हैं, पहले क्या बोलते थे, नेचुरल साइंसेस। ठीक है, तो ये पढ़ाते थे, ये बिल्कुल मेरे ही तरह थे। ठीक है, मैंने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सारा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ब्रून, ठीक है, ये ब्रून में इन्होंने मतलब कि ये काम टीचर थे, लेकिन साथ साथ में टीचिंग के साथ साथ में और कुछ भी तो काम करना चाहिए ना, क्योंकि पैसे काफी कम मिलते होंगे। तो क्या हुआ, ये वर्क करते थे प्रिस्ट की तरह, कहां पर, मोनास्ट्री में, चर्च में। मॉन्क मतलब प्रिस्ट, मतलब पादरी जो होते हैं ना चर्च में, वैसा ऑगस्टिनियन मोनास्ट्री में, ब्रून सिटी में ये काम करते थे। अच्छा, यहाँ वर्क करते थे तो कुछ साइंटिफिक माइंड था इनका, तो कुछ इन्होंने सोचा कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। तो चर्च में, बहुत बड़ा चर्च था, तो वहां पर काफी गार्डन्स में क्या लगती थी, गार्डन पी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना गार्डन पी पे अपन एक्सपेरिमेंट करें। ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ सिलेक्ट किया कि मुझे ये प्लांट सिलेक्ट करना है, वो तो बाई चांस होते गया सब। तो गार्डन पी वहां पर इन्होंने यूज करी, और गार्डन पी पे क्या किए उन्होंने, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। कब से कब किए, 1856 से 1863 तक, मतलब 7 ईयर्स तक अप्रोक्सीमेटली। और काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए कि भाई गार्डन पी के अंदर कैरेक्टर इस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। जो भी उन्होंने 7 साल तक समझा उसको 4 प्रिंसिपल्स के फॉर्म में लिख करके दिया। उसे क्या बोलते हैं, 4 प्रिंसिपल्स, या 4 पोस्टुलेट्स भी आ सकता है, या 4 कंक्लूजन्स भी आ सकता है। तो 4 पोस्टुलेट्स, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दी है। तो ये बात थी मेंडल की। अब इन्होंने में हमने देखते हैं कि अब 4 प्रिंसिपल्स तो दिए, तो कहीं ना कहीं जैसे हमने कोई अच्छा काम किया है तो लोगों को तक भी तो पहुंचाना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि हमने अच्छा काम कर लिया तो बस हमारे पास ही रहे, वो किसी को बताना चले। तो लोगों तक पहुंचाना है, बाकी सब साइंटिस्ट तक पहुंचाना है, तो क्या करना होगा, किसी न किसी जर्नल में उसको पब्लिश कराना पड़ेगा, ताकि वो जर्नल सभी जगह जाएगी तो सब लोग उसको पढ़ेंगे और अप्रिशिएशन मिले हमें, और कुछ प्राइज वगैरह मिले। तो इन्होंने भी क्या किया कि ऑस्ट्रिया के अंदर ही एक नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी थी। वो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक
जर्नल पब्लिश करती थी और जर्नल का नाम था नेचर फॉर सेंडर वेयरिन। क्या नाम था? नेचर फॉर सेंडर वेयरिन। तो इन्होंने सोचा कि अपन भी ब्रून में ही काम करते हैं, यहीं की एक सोसाइटी है वो जर्नल पब्लिश कराती है, उस जर्नल में मेरा जो काम है जो मैंने किया है 7 साल तक उसको अपन लिख करके दे देते हैं। तो उसको लिख करके दिया तो कोई टाइटल भी तो डाला होगा ना ऊपर। तो टाइटल का नाम क्या था? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या था? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और नीचे इसे 4 कंक्लूजन्स लिखे हुए थे। और 4 कंक्लूजन्स जो लिखे हुए थे उसमें काफी ज्यादा मैथमेटिक्स यूज करी हुई थी। बाइनोमियल एक्सप्रेशन वगैरह होते हैं ना, वो काफी यूज किए गए थे। और उन्होंने लिख करके दे दिया। सोच रहे थे कि काफी बढ़िया, हमें अप्रिसिएशन सब लोग पढ़ेंगे तो मिलने वाला है। लेकिन इन्हें कोई भी अप्रिसिएशन नहीं मिला। ये वेट करते रहे कि 1865 में ये इन्होंने सब काम कर लिया, तो कंप्लीट कर लिया था, 1863 में कंप्लीट कर लिया। 1 साल लिखने में लगा सब अच्छे से, और 1865 में क्या कर दिया, उसको पब्लिश करा दिया। सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ लोग आएंगे मेरे पास, अप्रिसिएशन मिलेगा, कुछ प्राइज वगैरह मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इनके वर्क को किसी ने पढ़ा भी नहीं। ठीक है, ये पढ़ा भी तो समझ में भी नहीं आया लोगों को। पर तो समझ में क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि बायोलॉजिस्ट है और पहली बार कोई मैथमेटिक्स में बायोलॉजी की चीजों को, और बायोलॉजिस्ट तो बहुत समय से जैसे मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं, और साइंटिस्ट लोग तो बूढ़े हो जाते हैं तभी साइंटिस्ट बनते हैं। किसी साइंटिस्ट, यंग साइंटिस्ट तो बहुत कम देखने को मिलते, तो काफी एक्सपीरियंस हो जाता है तभी अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं। तो उनको कुछ समझ में भी नहीं आया। और जो जर्नल थी ना, नेचर फॉर सेंडर वेयरिन, उसका भी क्या था कि ज्यादा वो कम्युनिकेट नहीं कर पाई, ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई। क्योंकि वो जर्नल क्या थी, ज्यादा लोग उसको पढ़ते भी नहीं थे, क्योंकि उतनी फेमस नहीं थी। अमेरिका वगैरह में भी वो उसका कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाया। तो इस प्रकार से ज्यादा लोगों ने पढ़ा भी नहीं, और जिसने पढ़ा उसको समझ में आया नहीं, तो कुछ अप्रिसिएशन नहीं मिला। और ये वेट करते रहे। फिर इन्होंने पूछा, एक अच्छे साइंटिस्ट हैं इनके दोस्त, कार्ल नेगेली। कौन साइंटिस्ट? कार्ल नेगेली। उनसे पूछा कि यार देखो, मैंने इतना बढ़िया काम किया है पिज्म सेटिवम पे या पाइजम सेटिवम पे, लेकिन किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया, कोई पढ़ ही नहीं रहा है इसे, जर्नल में पब्लिश भी हो गया है। तो कार्ल नेगेली काफी समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने भी पढ़ा, उन्हें समझ में आ गया। लेकिन साइंटिस्ट लोग एक दूसरे से जलते भी तो हैं। तो उनको पता था कि इनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं, वो तभी आ सकते हैं जब कोई प्लांट या ऑर्गेनिज्म अपनी अगली जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन से बनाए या क्रॉस पॉलिनेशन से बनाए, तभी इनके रिजल्ट्स जो ये बोल रहे हैं वैसे आ सकते हैं। अगर मान लो कोई पार्थिनोकार्पी से अगली जनरेशन बना रहा है, मतलब विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर कोई बना रहा है, तो फिर ये रिजल्ट नहीं आएंगे। तो नेगेली साहब ने उन्हें एक आइडिया दे दिया कि आप एक काम करो, आपने तो एक पर ही काम किया है, आप क्या करो, हायरेसियम पर भी काम करो, हॉकवीड पर, उस पर काम करो आप, उस पर भी देखो कि रिजल्ट वही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उनको पता था कि ये हॉकवीड तो अगली जनरेशन कैसे बनाता है, पार्थिनोकार्पी से बनाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाता है, तो रिजल्ट आएंगे नहीं, तो ऐसे ही ये परेशान रहेगा। ठीक है। तो वो इस तरीके से उसकी उनकी बात मानकर उन्होंने भी सोचा कि ठीक बात है, मेरे को अप्रिशिएशन नहीं मिला तो कुछ और नए प्लांट पे भी काम करना चाहिए। तो उन्होंने किया काम, लेकिन रिजल्ट उनको नहीं मिले, तो फिर उन्हें भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि यार हॉकवीड में तो रिजल्ट आ ही नहीं रहे हैं, जैसे पाइजम सेटिवम में मैंने कंक्लूजन्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो फिर उनमें भी कॉन्फिडेंस कम आ गया, उन्होंने भी लोगों को बताना बंद कर दिया, और उनकी डेथ हो गई 1884 में। डेथ कब हो गई? 1884 में। किडनी डिजीज उनको हुई थी और उससे डेथ हो गई। तो ये मेंडल है। तो मेंडल ने काम किया था, लेकिन उन्हें कोई अप्रिशिएशन नहीं मिला। और अब उसके बाद में क्या हुआ, 1884 में तो डेथ हो गई। उसके बाद में 1900 में कुछ साइंटिस्ट आए। कौन कौन से आए, एक बार आप सुन लीजिए, फिर फटाफट लिख लेंगे तो आप कर लेना। कौन कौन से साइंटिस्ट आए? कार्ल कोरेंस। दूसरा बताओ, सब याद होना चाहिए, पूछूंगा मैं किसको कितना याद हुआ, ठीक है। ह्यूगो डीवरीज एंड एरिक वॉन शेरमेक। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट आए, और इन तीनों साइंटिस्ट ने, ऐसा नहीं कि मिले जुले थे, सब एक ही लेबोरेटरी में काम करते थे, सब अलग अलग लेबोरेटरी में काम करते थे। और इन तीनों ने भी, जैसे मान लो कार्ल कोरेंस ने किस पे काम किया,
मेज पे काम किया। और ह्यूगो डिवरिस ने उसने इवनिंग प्रिमरोज पे काम किया। एंड जो लास्ट वाले हमारे कौन से थे, एरिक वॉन शेरमेक जो थे, उन्होंने डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट पे काम किया 1900 में। और 1900 में इन्होंने जब काम किया ना, तो इन्होंने भी वही वाले प्रिंसिपल्स बनाए, अलग अलग प्लांट पे वही किस तरीके से करके ट्रांसफर होते हैं बना लिए। किसी को एक दूसरे से लेना देना नहीं, इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट है। एक हॉलैंड में है, ह्यूगो डिवरिस कहाँ थे, हॉलैंड में, कार्ल कोरेंस जर्मनी में, और एरिक वॉन शेरमेक ऑस्ट्रिया के थे। इन तीनों ने काम किए और इन्होंने भी सोचा कि चलो अपन भी वर्क को पब्लिश कराते हैं। लेकिन जब भी वर्क को पब्लिश कराना होता है ना, अगर आपने कोई रिसर्च करी है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा किसी ने पहले वर्क किया तो नहीं है। अगर पहले पब्लिश हो चुका है तो फिर थोड़ी ना आपको पब्लिश कराने के, क्योंकि जर्नल में तभी पब्लिश होगा जब किसी ने काम वो पहले नहीं किया है। तो फिर इन तीनों साइंटिस्ट ने देखा कि किसी ने वर्क तो नहीं पब्लिश कर दिया ऐसा। तो जब देखते गए, पुरानी मैगजीन्स को पढ़ते गए, तो इन तीनों साइंटिस्ट को किसकी कौन सी मैगजीन मिली, मेंडल वाली। कौन सी है, नाम क्या है, नेचर फॉर सेंडर वेरिन। याद रखना है हर एक बात को, ठीक है। वो मैगजीन मिली, ऑस्ट्रिया की थी। देखा तो इन्होंने सोचा कि अरे ये जो आज हम काम कर रहे हैं, ये तो हमारे दादा पहले ही करके चले गए, दादा ही है, ये कहा 1900 में काम कर रहे हैं। और उन्होंने काम कब कंप्लीट कर लिया था, 1863 में। तो पहले ही काम करके चले गए हमारे से। तो फिर ह्यूगो ड्यूरिस ने तो क्या किया कि उनको पता चल गया कि ये जर्नल ठीक नहीं है, लोग पढ़े नहीं इसको। इसलिए ह्यूगो ड्यूरिस ने क्या किया कि उनके जितने भी प्रिंसिपल्स है, उनको वहां से पेज को फाड़ा और कहां पर पब्लिश करवाया, एक अच्छी जर्नल में पब्लिश करवाया, जिसका सर्कुलेशन क्या था, अच्छा था, बढ़िया था। जिसका नाम क्या है, फ्लोरा। तो 1900 में क्या हुआ, वर्क रीडिस्कवर हुआ। और 1901 में क्या हुआ, रीपब्लिश्ड हुआ। किसने करवाया, ह्यूगो डिवरिस ने करवाया। अच्छा, ह्यूगो डिवरिस ने रिपब्लिश करवा दिया, और कार्ल कोरेंस ने क्या किया, उन्होंने भी पढ़ा वर्क को। तो उनको तो लगा कि ये जो 4 प्रिंसिपल्स है ना, जो मेंडल कंक्लूजन्स बोल रहे हैं, पोस्टुलेट्स बोल रहे हैं, इनमें से 2 तो इतने बढ़िया है कि हर एक प्लांट पर एप्लीकेबल होते हैं। 4 प्रिंसिपल्स में से 2 प्रिंसिपल तो ऐसे हैं जो हर एक प्लांट पे क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। जैसे 4 प्रिंसिपल में से 2 प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल नहीं बोलना चाहिए इनको, इनको तो लॉ बोलना चाहिए। तो फिर क्रेडिट दिया गया, जो 4 प्रिंसिपल्स है उनमें से 2 प्रिंसिपल्स को किस में कन्वर्ट किया गया, लॉ में कन्वर्ट किया गया। किसने किया, कार्ल कोरेंस ने किया, याद रहेगा। अच्छा, कार्ल कोरेंस ने, हम तो लेकिन जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ डोमिनेंस भी पढ़ते हैं, आपको याद होगा। कार्ल कोरेंस ने लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं दिया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसने दिया, कार्ल कोरेंस ने। मतलब प्रिंसिपल्स को कन्वर्ट करके दिया, नहीं, प्रिंसिपल को कन्वर्ट करके लॉ उन्होंने बोला। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्यों नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वो मिराबिलिस जलापा पे काम करते थे। किस पे काम करते थे, मिराबिलिस जलापा पे। और मिराबिल मतलब कि वो मेज पे तो काम करते ही थे, लेकिन मिराबिलिस जलापा पे भी काम करते थे। और वहां पर उस लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो लिखा गया है उसका क्या मिलता है, एक्सेप्शन मिलता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वगैरह मिलता है। इसलिए उन्होंने उसको लॉ नहीं बताया। लेकिन बाद में जेनेटिक्स को सिंपल करने के लिए एक लॉ नया इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये कहानी है मेंडल के वर्क की रिडिस्कवरी की। तो ये जितना बोला है उसको एक बार लिख लेते हैं, लिखे कि रहने दें, लिखोगे, इंपॉर्टेंट तो बहुत है। नहीं, मैं बोलूंगा ना तो कोई आगे लिखेगा, कोई पीछे लिखेगा, कोई बोलेगा कि सर एक बार फिर से बोल दीजिए, है ना। इसलिए मैं फास्ट लिखते जाता हूँ, अब मैं फास्ट लिखते रहो। और फिर वो बच्चे भी तो हैं, उनको भी तो देखना है ना ऑनलाइन में, उनको भी तो लिखना पड़ेगा। वर्क स्टार्टेड 1856।
इधर का लिख लिया आपने?
इधर का लिख लिया। देखो वर्क स्टार्टेड 56, याद रखें, वर्क कंप्लीटेड, पब्लिश्ड, जर्नल का नाम फॉर सैंडल, जर्नल वाज पब्लिश्ड बाय स्ट्रूस ब्रून, वर्क टाइटल प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, डाइड कब हुआ था डेथ 1884 ड्यू टू किडनी डिजीज। ठीक है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म पढ़ा हमने, फिर अब हम पढ़ रहे हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। 1900 में रीडिस्कवरी हुई, किसने किसने करी, साइंटिस्ट लोगों के नाम है, कहां कहां पर है वो उनके नाम है, किस पे काम किया उनका नाम है, याद कर लेना है। रीपब्लिश हुआ वर्क 1901 में, कौन सी जर्नल में, फ्लोरा में। कार्ल कोरेंस ने क्या किया, टू पोस्टुलेट्स को टू लॉज में कन्वर्ट किया, नाम क्या है लॉ का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्ट। कुल मिलाकर रट लेना है इतना, ठीक है। कल भी क्लास है, फिर तो छुट्टियां हैं, कि परसों टेस्ट है, फिर घर कब जा रहे हो, कोई भी नहीं जा रहा। देखते हैं आज किसको कितना याद होता है। ये बस आज का ही लेक्चर याद करने का है चैप्टर में, बाकी कोई भी लेक्चर, हर एक लेक्चर समझने वाला है।
हम्म। जो एनसीईआरटी में लिखा है ना, सेम वैसा ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि एनसीईआरटी की लाइन आपको रट जाए, याद हो जाए। तो हमने देखा है कि मेंडलिज्म पहले हमने पढ़ा। देखो, चैप्टर को अगर अच्छे से किसी भी चैप्टर को समझना चाहते हो ना, तो उसमें हम वन बाय वन क्या क्या पढ़ते जा रहा है, वो पूरा माइंड में फिट रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा ना, तो चैप्टर बहुत बड़ा लगेगा आपको, और बड़ा खिचड़ी लगे टाइप का लगेगा कि कौन सी चीज किधर आ रही क्या नहीं है। तो सबसे पहले हमने जेनेटिकल टर्म्स पढ़ी, फिर गैमेट फॉर्मेशन सीखा, फिर पनेट स्क्वायर से सीखा कि ऑफ स्प्रिंग में कितनी क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है। फिर हमने मेंडलिज्म सीखा कि मेंडलिज्म, मेंडल के बारे में सीखा। फिर मेंडल ने का वर्क रीडिस्कवरी कैसे हुआ उसको सीखा, किसने किया, कब किया, कब रिपब्लिश किया, किसने पोस्टुलेट्स को लॉ में कन्वर्ट किया, ये सब याद किया। अब याद करेंगे रीजंस फॉर अनरिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क। क्या ऐसा लिख सकते हैं रीजंस फॉर फेलियर ऑफ मेंडल्स वर्क? नहीं लिख सकते हैं। फेल नहीं हुआ वो तो उस टाइम के जो लोग थे उनको समझ में नहीं आया, उनकी बुद्धि कम थी, ठीक है। मेंडल्स वर्क was published in 1865 but remained unrecognized till 1900 due to several reasons. फर्स्ट रीजन क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी का मतलब क्या है? उस टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं था। जिस जर्नल में वर्क पब्लिश किया था वो जर्नल ही खराब थी, उसको कोई पढ़ता नहीं था। जैसे आते थे तो साइंटिस्ट लोग सोचते थे ये तो ऐसे ही, इसको हटाओ, कोई फेमस जर्नल पढ़ेंगे जिसमें अच्छा वर्क हो। तो ऐसी जर्नल में पब्लिश करवाया जो ऑस्ट्रिया में ही घूमती रहती थी, सर्कुलेट होती रहती थी, अमेरिका वगैरह के साइंटिस्ट लोगों ने पढ़ा भी नहीं। और जिन्होंने पढ़ा उन्हें समझ में भी नहीं आया। समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स वाज टोटली न्यू एट दैट टाइम। उस टाइम पे बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स को मैथमेटिकली फॉर्म में कोई लिखता है और उसको फिर समझना काफी मुश्किल काम है। इस वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम आई, वर्कों को समझा नहीं गया। और उस वक्त तो लोग क्या थे, 1865 के आसपास डार्विन को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। डार्विन था ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो जब दो फिल्म रिलीज हो और एक फिल्म काफी हिट हो, दोनों अच्छी है, लेकिन एक काफी अच्छी है, मतलब समझ में भी जल्दी आ जाती है और काफी अच्छी है, तो उसको अपन देखने जाएंगे कि दूसरे को देखने जाएंगे? उसी को देखने जाएंगे, भले दूसरी भी बढ़िया है, लेकिन समझ ही नहीं आया तो क्यों देखेगा उसे? तो ठीक डार्विन्स की जो पॉपुलैरिटी है वो भी एक कारण लिख सकते हैं। तो ये भी हुआ, डार्विन के कारण भी प्रॉब्लम आई, लोगों ने पढ़ा भी नहीं, और कम्युनिकेशन भी बहुत। आजकल तो कितना ज्यादा सर्कुलेट होता है चीजें, वो कुछ कुछ गाने सर्कुलेट हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। आजकल सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे? वायरल। कुछ भी कर दो उल्टा सीधा तो वायरल हो जाती है ये चीज, ठीक है। कुछ जबकि इन्होंने कितना बढ़िया काम किया वो भी नहीं लोग पढ़ रहे हैं, और कुछ भी ना करो तब भी आजकल क्या हो रहा है, वायरल हो जाता है। मेंडल एक्सप्लेन, हाँ चलो ये भी देखा, मैथमेटिक्स भी लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट लोग हैं, दिमाग तो सब में होता है। मेंडल एक्सप्लेन दैट, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया क्या था? उन्होंने बताया था कि हर एक कैरेक्टर का हमारे अंदर क्या है, फैक्टर है। आजकल फैक्टर को क्या बोलते हैं?
जीन टर्म किसने दी? जॉनसन ने दी। हमारे अंदर फैक्टर है और वो फैक्टर कैसा है? स्टेबल है और डिस्क्रीट है। स्टेबल है एंड डिस्क्रीट है। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, कहना क्या चाह रहे थे वो, कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हर एक कैरेक्टर का क्या रखा हुआ है? फैक्टर रखा है अंदर। और वो स्टेबल है, वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है? बदलता नहीं है। और वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट है मतलब किसी से मिक्स नहीं होता। डिस्क्रीट है मतलब उसकी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहती है, किसी से मिक्स वगैरह नहीं होगा, ब्लेंड नहीं होगा किसी से। ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर का हमारे अंदर क्या होता है? फैक्टर्स होते हैं, और वो फैक्टर किसी से मिक्स नहीं होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं और स्टेबल होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन बदलते नहीं। अब जैसे ही किसी को ये समझाएंगे तो फिर क्वेश्चन क्या करेगा कोई? ये पूछेगा कि फिर वेरिएशन क्यों आते हैं? ये तो पूछेगा ना कि भाई जनरेशन टू जनरेशन, जैसे मान लो मेरे पेरेंट्स में हाइट का एक फैक्टर था, तो मेरे पेरेंट्स टॉल थे, मान लो कैपिटल टी था, तो फिर मैं मुझे भी तो टॉल ही होना चाहिए ना, क्योंकि आप तो बोल रहे हो कि फैक्टर क्या होता है? स्टेबल होता है, किसी से मिक्स भी नहीं करता है। तो फिर ये इतनी सारी वेरिएशंस आती है तो ऐसी क्यों आती है? हम सबकी हाइट एक जैसे ही होना चाहिए। तो फिर वो वेरिएशंस को समझा नहीं पाते थे, क्योंकि उस टाइम पर म्यूटेशंस, वेरिएशन क्यों आते हैं? म्यूटेशंस की वजह से आते हैं। जीन्स में म्यूटेशन हो जाते तो आते हैं, और म्यूटेशन की डिस्कवरी उस टाइम पे नहीं हुई थी। तो ये एक प्रॉब्लम थी वेरिएशंस को। ये जैसे ही पॉइंट बोलते थे, किसी को समझाने जाते थे, तो बस वो यही क्वेश्चन करके वो फिर समझा नहीं पाते थे कि पता नहीं वेरिएशन क्या था। लेकिन हर बार क्या बोलते रहते थे? जब भी किसी से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? कि हमारे अंदर हर एक कैरेक्टर का क्या है? फैक्टर है, और वो क्या है? स्टेबल होता है, वो चेंज नहीं होता, वो किसी से मिलता भी नहीं है, ऐसा मिक्स वगैरह भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि पेरेंट में एक फैक्टर है हाइट टॉल का, मदर में स्मॉल टी है डॉर्फ का, तो बच्चे में दोनों आ गए तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स हो गए। ऐसा नहीं होता, दोनों अलग अलग ही रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। तो ये वेरिएशंस को समझा नहीं पाए। आ रही बात समझ में? तो ये स्टेबल एंड डिस्क्रीट होना भी एक प्रॉब्लम, मतलब कि ये बात तो सही है, लेकिन उस टाइम पे म्यूटेशंस होता नहीं था। म्यूटेशन तो 1900 में डिस्कवर हुआ। किसने किया था? ह्यूगो डी व्रिस ने। तो ये भी फिर उनसे पूछते थे, हर वक्त से बोलते रहेंगे कि हमारे अंदर फैक्टर है, फैक्टर है, तो फिर कोई क्वेश्चन क्या करेगा? बताओ कहाँ है? अरे ये प्लांट दिया आपको, इसमें आप बोल रहे हो कि हाइट को लेकर के एक फैक्टर है, चलो मान लिया, तो ये प्लांट के अंदर दिखाओ कहां पर है, उसका कोई फिजिकल प्रूफ है आपके पास? तो फिजिकल प्रूफ भी नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उस वक्त ना तो क्रोमोसोम के बारे में कोई जानता था। फैक्टर्स कहाँ होते हैं, जीन्स कहाँ होते हैं? प्लांट की सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। तो फिजिकल प्रूफ दे नहीं पाए, उनको पता नहीं चल पाया कि कहाँ होता है। तो ये भी एक तो बात जो बोल रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रही है, वो वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, और उसका कोई फिजिकल प्रूफ भी दे नहीं पा रहे हैं। जिनको समझ में आ रहा है उनको, और आधों को तो समझ में आ ही नहीं रहा है, और आधे तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, जिनको समझ में आ रहा है उनको बातें समझ में नहीं आ रही है। समझ में आ रही है? एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या हुआ, 1884 में उनकी डेथ हो गई, उनको कोई अप्रिसिएशन मिला ही नहीं। और फिर उनमें भी कॉन्फिडेंस कम हो गया। बताओ उनका कॉन्फिडेंस कम क्यों हो गया था? क्योंकि उनको पता था कि ये सिर्फ पाइजम सेटाइवम में ही एप्लीकेबल हो रहा है। अब अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ना। अगर मुझे ही अंदर पता है कि पता नहीं इसमें आगे क्या होता है, तो बताने में भी, एक्सप्लेनेशन में भी थोड़ा सा वो रहेगा कि पता नहीं क्या पूछ ले। आ रही बात समझ में? और वो तो सब साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं, वो तो पूछते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो इसलिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी उनके एटीट्यूड में था, वो भी एक रीजन हो सकता है। वो भी उनके जो दोस्त थे उसी की वजह से हुआ। ऐसे दोस्त नहीं बनाना, ठीक है? लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी है ये। आपका कितना अच्छा भी फ्रेंड हो, आप अगर उससे बोलोगे ना कि मेरा ये हो गया, तो आपको लगता है कि बहुत खुश होगा ये, लेकिन तुरंत क्या करेगा, वो अपने बारे में सोचेगा कि मेरा क्या होगा। आ रही बात समझ में? हम बहुत बार क्या करते हैं, बाहर जब जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा लगेंगे, अच्छा दिखेंगे, तो सब खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए लोगों की परवाह नहीं करना चाहिए, अपने को जो बढ़िया लगे वो करना चाहिए,
है ना। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कोई इम्प्रेस नहीं होता है, वो ऊपर से आपसे क्या होगा, जलन करेगा, वो बोलेगा कि पता नहीं ये ऐसा कर रहा तो अगली बार से मैं भी करूंगा, मेरा क्या होगा, इसको इतना पैसा मिलता है, क्या करता होगा ऐसा, ऐसे करते हैं लोग। इसलिए लोगों की परवाह नहीं करनी है। चलो ये सब है। मेंडल ने कितना बढ़िया काम किया ये भी बोल सकते हैं ना, कि मेंडल का लेक ऑफ एटीट्यूड भी रहा, और मतलब कि लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इन एटीट्यूड रहा, और क्या बोला था मैंने, हाँ ये सब, हाँ वेरिएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और वर्क इज अहेड ऑफ टाइम ऐसा बोलना चाहिए। वर्क इज अहेड ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, देखो पहले क्या होना चाहिए था, डिस्कवर क्रोमोसोम होना चाहिए था, फिर माइटोसिस मियोसिस सब होता है तब होना, उसके बाद में अगर ये बताता जैसे 1900 में हो गया था, तो फिर देखो इन्होंने तीनों ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया ना, इन्होंने भी तो वर्क किया, तो फटाफट डिस्कवर कर लिया। मेंडल ने जो चीज बाद में डिस्कवर होना चाहिए वो पहले डिस्कवर कर ली, ये यूनिक बात थी उनमें, कितने जीनियस थे। अरे आजकल तो हमें क्रोमोसोम भी पता है, माइटोसिस कैसे होता है, मियोसिस कैसे होता है, ये पता, उसके बावजूद भी जेनेटिक्स समझ में नहीं आती है। और उन्हें तो कुछ नहीं पता था तब भी सबको समझ में आ गया था। फिर इन सबको समझ में आया तो वो भी ऊपर से देख के बोल रहे होंगे कि अब इनको समझ में आया है, जब मैं बोल रहा था तब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब तो समझ में आया, तो इतने फेमस हुए, उनको तो कुछ पता ही नहीं कितने फेमस है, लेकिन अब वो इतने फेमस है कि अब उनको अपन 12th में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब है। अब हम क्या पढ़ेंगे, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। ऐसा वर्क, इतना कैसे जीनियस हो गए वो, इतना कैसे उनको पहले पता चल गया, जो चीजें बाद में डिस्कवर होना चाहिए थी वो पहले हो रही है, इतना अच्छा कैसे बता पा रहे हैं, उनके सक्सेस के पीछे क्या रीजन है, उनको समझ लेते हैं। देखो मेंडल स्टडीड वन और टू कैरेक्टर एट अ टाइम, एनसीईआरटी में लिखा है अनलाइक हिज प्रीडिसेसर्स हु कंसिडर्ड मोर देन या मेनी कैरेक्टर्स एट अ टाइम, ऐसा पूरा सेंटेंस लिखा है, लेकिन अपन इतना ही लिखेंगे, मेंडल स्टडीड वन और टू कैरेक्टर एट अ टाइम। किसी एक क्रॉस में जब वो लगाते थे कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं, जैसे प्लांट है, तो इस प्लांट के अंदर इनके पहले के जो साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, वो भी देखते थे कि कैसे इनहेरिटेंस होता है, उनको सफलता क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो हाइट को भी चेक करेंगे, वो देखेंगे कि ये जो फ्लावर आया है, फ्लावर कलर कैसा है, इसको भी चेक करेंगे, और फिर देखेंगे कि जैसे ये पोड है, ये पोड के अंदर पोड शेप को भी चेक करेंगे, एग्जाम्पल के लिए जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सारे कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं, फिर सारे कैरेक्टर्स उसके अगली जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो इतने इतने सारे कैरेक्टर को साथ में अगर स्टडी करोगे तो कुछ पैटर्न थोड़ी समझ में आएगा आपको। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने कोई एक कैरेक्टर लिया बस, एक क्रॉस में क्या करेंगे, एक कैरेक्टर, दो पेरेंट लेंगे, अगली जनरेशन में हाइट लिया तो हाइट कैसे ट्रांसफर हुई, फिर उसकी अगली जनरेशन में हाइट कैसे गई, फिर अगली जनरेशन में हाइट कैसे ट्रांसफर हुई। तो एट अ टाइम किसी एक क्रॉस के अंदर या तो वन या टू कैरेक्टर भी बहुत कम किया, मैंने तो क्या किया, वन कैरेक्टर एट अ टाइम उन्होंने स्टडी किया, इसलिए उनको पैटर्न समझ में आया कि इनहेरिटेंस कैसे होता है। और इनके जो प्रीडिसेसर्स थे वो क्या करते थे,
एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्या करते थे, स्टडी करते थे, तो उनको इनहेरिटेंस कैसे हुआ पैटर्न समझ में नहीं आया। एक सिलेक्शन ऑफ जो गार्डन पी है ये भी अपने आप में फायदेमंद हुआ। ये एक बिल्कुल सही प्लांट है इनहेरिटेंस को चेक करने के लिए, कैरेक्टर को ट्रांसफर को देखने के लिए। क्यों ऐसा है बताओ, ऐसा क्यों फायदा क्यों है? क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हमें करना क्या है, जनरेशंस बनानी है ना। तो ऐसा प्लांट होना चाहिए ना कि जो जल्दी जल्दी जनरेशंस बनाए। तो गार्डन पी कैसा प्लांट है, क्वेश्चन आ सकता है। गार्डन की जगह से भी लिखते हैं पी कैसा प्लांट है, पी इज एन एनुअल प्लांट। कैसा प्लांट है, एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट मतलब कि अपनी लाइफ स्पेन किसमें कंप्लीट कर लेता है, एक साल के अंदर कंप्लीट कर लेता है, 2-3 मंथ में, विथ शॉर्ट लाइफ स्पेन। तो ये बहुत फायदेमंद रहा जल्दी जल्दी। वरना पता चला कि ऐसा कोई प्लान ले लेता जो 5-6 साल में एक बार जनरेशन बनाता है, तो एक ही प्लान जरा जीवन निकल जाता खुद का ही। समझ में आ रही है? तो शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है 2-3 मंथ्स की। तो 2-3 मंथ्स में एक जनरेशन बन जाती है, फिर एक साल में तो पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर सकता है। और क्या फायदेमंद है बताइए आप? इसमें हम दो तरीके से, नेचुरली क्या होता है इसमें, नेचुरली जनरेशन कैसे बनती है, सेल्फ पॉलिनेशन से। वो बर्ड में ही पॉलिनेशन हो जाता है। आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाया क्या अभी? नहीं पढ़ाया? तो नेचुरली इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। इन पी प्लांट। और अगर आप चाहो वैसे पेरेंट बना सकते हो। अगर हम चाहें तो क्या हम बना सकते हैं, अलग अलग दो प्लांट को पेरेंट बना सकते हैं? वैसे नेचुरली तो एक ही प्लांट के दो पेरेंट रहेंगे, उसी के फ्लावर का मेल पार्ट, उसी का फीमेल पार्ट, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन नेचुरली, अगर आर्टिफिशियली हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, वो देखेंगे बाद में। एक को फीमेल बनाना है जिसको, उसमें से एंथर को क्या करना होगा, रिमूव करना। उसकी पूरी प्रोसेस समझेंगे आगे, ठीक है, कैसे करते हैं। लेकिन लिख लेते हैं पॉइंट। दो तरीके से जनरेशन बना सकते हैं, ये भी फायदेमंद रहा। देखो ये थर्ड पॉइंट है, इट हैज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पी प्लांट में जो भी कैरेक्टर होता है ना, जैसे हाइट की बात करें तो हाइट में कुछ पी प्लांट की हाइट ऐसी रहेगी और कुछ पी प्लांट की हाइट ऐसी रहेगी। तो हाइट के ट्रेड्स को बिल्कुल क्लियर देख सकते हो ना। अब इसको क्या बोलोगे, टॉल बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, डॉर्फ बोलोगे। क्लियर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो ये टॉल होता और कुछ प्लांट ऐसे होते तो ऐसे थोड़े से छोटे बस।
तो हमें समझ ही नहीं आता कि किसको टॉल कहें और किसको डॉर्फ कहें, समझ में नहीं आता ना। इसलिए अधिकतर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके ट्रेड्स में क्लियरली क्या है, डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। जैसे फ्लावर कलर की बात करें तो कुछ वायलेट फ्लावर रखता है तो कुछ व्हाइट रखता है, तो क्लियर समझ में आ जाता है। अब अगर वायलेट में लाइट वायलेट रखता, कुछ ऐसा रखता, तो कुछ बता ही नहीं पाते कि कौन सा ट्रेड रेसेसिव है, कौन सा ट्रेड डोमिनेंट है। तो मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड सकता है, ये भी फायदेमंद है। और पी प्लांट इज इजी टू कल्टीवेट, ग्रो भी तो आसानी से होना चाहिए, तो कल्टीवेट करना भी आसान है उसको। और उसके सीड्स को इकट्ठा करना, थोड़े लार्ज सीड्स होते हैं जो खाते हैं ना, वही गार्डन भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इजी टू हैंडल, लार्ज सीड्स हैं इसलिए। तो ये सब होने के कारण भी 7 सालों तक ये काम कर पाए और अच्छे से इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स दे पाए। लार्ज सीड्स, इजी टू हैंडल, शॉर्ट में लिखा है उसको, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा। पांच मिनट बाकी है बस, छोड़ दें, छोड़ देते हैं। चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। मेंडल ने वर्क अपना कब स्टार्ट किया था? 1856 में। वर्क कंप्लीट कब किया? 1863। वर्क पब्लिश कब हुआ? कौन सी जर्नल में पब्लिश किया? नेचर फॉर सेंडर वेरी। चलो, रीपब्लिश कराने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? ह्यूगो डी व्रीज। कौन सी जर्नल में रीपब्लिश हुआ? फ्लोरा। रीडिस्कवरी के टाइम पे कौन से साइंटिस्ट ने मेज प्लांट पे काम किया? कार्ल कोरेंस। कौन से साइंटिस्ट ने इवनिंग प्रिमरोज पे काम किया? ह्यूगो डी व्रीज। ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट कौन से थे? एरिक वॉन शेरमैक। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि मेंडल ने कौन सी सेंचुरी में काम किया? 19th सेंचुरी में काम किया। मेंडल ने स्वीट पी का क्या यूज किया था? स्वीट पी नहीं, गार्डन पी का यूज किया है। ठीक है, गार्डन पी और स्वीट पी क्या होती है? अलग अलग होती है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि मेंडल ने जो अपने फैक्टर्स बताए हैं वो कैसे होते हैं? स्टेबल एंड डिस्क्रीट। कैसे होते हैं? स्टेबल एंड डिस्क्रीट होते हैं। मेंडल के फर्स्ट रीजन बताइए कि उनका वर्क अनरिकॉग्नाइज क्यों रहा? बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या था? पुअर था। ठीक है। और क्या वर्क इज अहेड ऑफ टाइम था? वर्क वॉज अहेड ऑफ टाइम था? वर्क वॉज अहेड ऑफ टाइम था। चलिए, और क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चंस? हाँ, पाइजम सेटेवम के अंदर हम न्यू जनरेशन कैसे बना सकते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन से भी और क्रॉस पॉलिनेशन से भी। पाइजम सेटाइवम क्या बाइनियल प्लांट है? कैसा प्लांट है? एनुअल प्लांट। कितने दिन में अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है? 2-3 मंथ्स में लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है। ठीक है। चलो, पनेट स्क्वायर कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? रेजिनॉल्ड सी पनेट। वो कहाँ के थे? ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने लिखा नहीं शायद से, है ना। हाँ, ध्यान रखना, वो जेनेटिसिस्ट है, साइंटिस्ट ही बोलेंगे। तो ये सब याद कर लेना अच्छे से। ठीक है। अब वो और गैमेट फॉर्मेशन अच्छे से आना चाहिए आपको, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना आपने। और बॉक्स में मतलब क्या होता है वो भी करना, आगे समझ में आएगा। कल संडे क्लास रहेगी, है ना, 7 AM to 1:15 PM।
और मंडे को माइनर टेस्ट है, और तो देख लेना आपने बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे। और दीपावली हॉलीडे रहेगा 2 से लेके 7 तक। और जो नेक्स्ट जो 8 तारीख का मंडे आएगा आफ्टर दिवाली, उस मंडे का जो शेड्यूल है वो आप देख के जाए।